नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा ये चैनल थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो उस समय हम अपने जो हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल चैनल है उससे हम आपसे रूबरू होते रहते थे, लेकिन चूंकि अब ये सही हो गया है तो अब हमारा फोकस इसी पे अधिक रहेगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप लोग ऐसे स्नेह देते रहिएगा, उससे भी जुड़िएगा, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि सप्ताह में हम वहाँ भी कुछ आप लोगों के लिए परीक्षा से उपयोगी जानकारी देते रहें। तो आइए, इस करंट अफेयर्स के तहत हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को करने वाले हैं। इसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, उनकी चर्चा करेंगे। भारत रत्न पुरस्कारों की बात करेंगे। दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए समिति गठित की गई है, उस पे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसी तरीके से पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 5 फरवरी 2024 को किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल, न्यायमूर्ति मुकुल सहगल। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, 10 सेकेंड है कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा। और जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। अब थोड़ी सी आप व्याख्या देखें। देखिए, ये तो हो गया कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया कि कौन किया, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने किया। अब थोड़ा सा इसमें जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने जो स्थान लिया है, न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर का स्थान लिया है। और चूंकि अब आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो वन लाइनर नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। आप लोग विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा। तो थोड़ा सा आप यही जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः वर्ष 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांत हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई। देखिए, कहाँ की गई? वर्ष 1886 में आगरा में की गई। पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जो एक तरीके से राजधानी थी। फिर इसे वर्ष 1869 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये जो दो फैक्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्ष 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। देखिए, पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय। लेकिन बाद में कब 1919 में इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। किसके स्थान पर बनाए गए? तो ये तो आपने देखा ही, प्रीतंकर दिवाकर के स्थान पर ये बनाए गए हैं, मतलब जब वो रिटायर हुए हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की जो परीक्षा है वो थोड़ा सा डिले हो रही है, और फिर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के बीच में बहुत बहुत ही कम समय मिलने वाला है। तो अभी आप लोग की परीक्षा की जो रणनीति होनी चाहिए वो प्रीलिम्स के साथ साथ एक ज़्यादा समय अपने मेंस की परीक्षा पे दीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य होती है बाकी तो सब गौड़ होता है। तो मुख्य परीक्षा ही जो है आपको सिलेक्शन दिलाती है। और मुख्य परीक्षा को लेकर के अगर आप ये सोचिए कि प्रीलिम्स पास कर लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की और हम मेंस पास कर पाएंगे, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटा है। मुख्य परीक्षा तो काफ़ी बृहद सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, और असली कंपटीशन तो आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी बहुत समय है आप लोगों के पास कि आप लोग अपने जो है मुख्य परीक्षा के जो पेपर्स हैं, आप सभी जानते होंगे कि जीएस के 6 पेपर होते हैं, एसए का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है। तो उन सबों को आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि जो है पीटी के बाद जो समय रहे उसमें आप रिवीजन मूड में रहिए, तब जा करके आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। और इसी के लिए हमारे संस्थान द्वारा एक प्रयास किया गया है
कि आपके टेस्ट पेपर जीएस पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है, जो 6 मई से प्रारंभ होगा। और इसमें हम आपके साथ करने वाले क्या है कि डेली आपको प्रत्येक टॉपिक से डेली मंडे टू फ्राइडे 2 क्वेश्चन देंगे। साथ ही साथ शाम तक आप उसको पीडीएफ में बना के भेजेंगे, हम उसका फिर मूल्यांकन सेम डे कर देंगे और सेम डे ही इसका जो है आपको फिर पीडीएफ में मॉडल उत्तर मिल जाएगा। तो मतलब जितने भी टॉपिक हैं आपके पेपर 5 पेपर 6 से रिलेटेड, उसका जो है वहां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू ये सब तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक का मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि आप जब मेंस लिखने जाइए तो आप इन्हीं सबको रिवीजन करके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। देखिए अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। ये संस्थान द्वारा कुछ आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये सब कॉपियां हैं। देखिए इसी फॉर्मेट में बच्चे हमको भेजते हैं और इसकी जो है मार्किंग कर दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ की गई है, यहाँ की गई है, ये सब सारे में मार्किंग की गई है और ऐसे ही पीडीएफ में फिर आपको मिल जाता है। और फिर इस तरीके से जो है हमारा मॉडल पेपर जो है संबंधित टॉपिक का आपको दे दिया जाता है, सेम डे ही दे दिया जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए अगले अपने दूसरे प्रश्न पे आइए। 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर यहां से प्रश्न आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है, लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़िए क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं, वैसे जब भी आप कोई भी करंट अफेयर्स की आपकी जो मैगजीन है, जब आप उसको पढ़िए तो आप इसी तरीके से प्रयास करिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो करंट के जो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे। और आप सभी जानते होंगे कि प्रीलिम्स में करंट की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपका पीसीएस की परीक्षा आप दे रहे हैं, उसमें 150 क्वेश्चन में करीब करीब 35-36 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मतलब 30 से एबव तो हमेशा रहते हैं, 30 से 40 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। और ये बहुत ही निर्णायक होता है। अगर यहाँ से आप बेहतर करेंगे तो आप विश्वास मानिए, अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो 28-30 तक बहुत आराम से सही कर ले जाएंगे। और अगर यहाँ से आपने लापरवाही किया, गड़बड़ किया, तो समझ लीजिए कि आप 30-35 क्वेश्चन में 15-20 पे आ जाएंगे और आप जो है सफलता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जनरली यहाँ से बच्चे जो है वो गलत नहीं करते, क्योंकि यहाँ हार्डवर्क करते हैं। और प्रीलिम्स पास करने की एक बड़ी कुंजी भी है आपका करंट अफेयर्स। वो चाहे यूपी स्टेट के बच्चे दे रहे हो, चाहे बिहार स्टेट के, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, तो देखेंगे वो करंट से पेपर्स, करंट से जो है वो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा चूंकि पीसीएस जो है अब अपने स्वरूप को बदल चुका है, वो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी रणनीति में चेंज करना होगा और थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़नी होंगी। तो यहाँ देखिए, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो 50वें व्यक्ति हैं, ये एकदम सही बात है। थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़िए कि इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए अभी लाल कृष्ण आडवाणी को चूंकि मिला है तो उसी पे क्वेश्चन बना दे कि इनको कब पद्म विभूषण दिया गया, दे ही देता है। जैसे लता जी का जब देहांत हुआ था तो उस पे उन्होंने पूछ लिया था कि उनको भारत रत्न किस साल दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है कि माई कंट्री माई लाइफ, इनकी एक आत्मकथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लीजिए। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को तो मिला ही मिला, लेकिन इस वर्ष जो है तो वो 5 व्यक्तियों को दिया गया। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक भारतीय इतिहास में इतना जो है भारत रत्न पुरस्कार एक साथ नहीं दिया गया। 3 लोगों को तो दिया गया है, आप लोग सभी जानते होंगे। जो पहली बार 1954 में आया था
तो उसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अब ये आप लोगों के होमवर्क भी होगा कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम विश्वास मानिए प्रत्येक का कमेंट देखते हैं कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, सबसे पहले जो घोषणा हुई थी कर्पूरी ठाकुर की हुई थी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका क्रम है 49वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और इनका क्रम है भारत रत्न में 50वां। और फिर जो है चौधरी चरण सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जयंत जी के दादाजी हैं, ये 51 नंबर पे है। फिर पीवी नरसिम्हा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री 52 नंबर पे। और सबसे लास्ट में एम एस स्वामीनाथन 53वें स्थान पे हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ऐसे क्रम दे देगा या कितने व्यक्तियों को दिया गया तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अभी तक जो है वो भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 53 व्यक्तियों को दिया गया है। और उसमें जो क्रम है कर्पूरी ठाकुर 49, लाल कृष्ण आडवाणी 50, चौधरी चरण सिंह 51, पीवी नरसिम्हा राव 52 और एम एस स्वामीनाथन जो है वो है 53। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन की घोषणा की गई है। आप सभी दल बदल कानून को तो जान रहे होंगे, तो उसी को लेकर के एक अभी नई समिति बनाई गई है ओम बिरला के द्वारा। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा आपसे पूछा गया है। अनुराग ठाकुर, रामनाथ कोविंद, राहुल नार्वेकर, वेंकैया नायडू। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, राहुल नार्वेकर, वो एकदम सही है। राहुल नार्वेकर जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा के जो हैं वो अध्यक्ष भी हैं। देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया सीधे सीधे तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा आप पॉलिटी के दल बदल कानून को भी यही जान लीजिए कि क्या है। तो जनवरी 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समिति को गठित करने की घोषणा की महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में। तो घोषणा किसने की, ओम बिरला के द्वारा की गई और अध्यक्षता कौन करेंगे, राहुल नार्वेकर करेंगे। तो ये 2 फैक्ट तो मैंने पीछे ही बता दिया था। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। मतलब ये दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो 1985 में 52वें 52 संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए। फिर वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। आप जब ये कानून आया था तो उस समय क्या नियम था कि अगर कोई भी पार्टी है और उसके अगर 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य टूट करके किसी दूसरे दल में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो वो एक तरीके से कानूनी दायरे में नहीं आएंगे, मतलब वो अयोग्य नहीं होंगे। शर्त ये थी कि 1/3 सदस्य होने चाहिए। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नजर में वैधता के लिए किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। देखिए ये जब 1/3 का जब व्यवस्था थी तो देखा गया कि बहुत सी पार्टियां जो है उसके 1/3 सांसद या विधायक टूट जाते थे और उससे उसकी बड़ी हानि होती थी। तो अब ऐसा नियम लाया गया कि ये जो दल बदल कानून है 1/3 से काम नहीं चलेगा। यदि इस यहाँ से आपको अलग होना है तो आपके साथ 2/3 सदस्य होने चाहिए, तब जाकर के आपकी वैधता बनी रहेगी। आप जो है संविधान के दायरे में रह के काम कर पाएंगे, नहीं तो आपकी सदस्यता जो है वो चली जाएगी। तो 1/3 से चीजें क्या हो गई हैं, 2/3 हो गई हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड्स शामिल करने से भारत में कुल
रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 72, 75, 77, 80? जल्दी से आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी 80, वो एकदम सही है। और चूंकि ये यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। देखिए, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल हैं। और इसमें जो है सबसे पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है? कर्नाटक में। अघानासिनी एस्चुरी जो है ये भी कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। मतलब जो 3 है वो कहाँ है? कर्नाटक में। और उसके बाद कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और लांगउड सोला रिजर्व वन जो है ये भी तमिलनाडु में। मतलब 2 जो है वो तमिलनाडु में है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो है वो पहले 75 थे, 5 और ऐड हुए, 80 हो गए हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो कर्नाटक के स्थल हैं, 2 जो हैं वो तमिलनाडु के स्थल हैं। देखिए, इन स्थलों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यूपीएससी के बच्चे जो आईएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रश्न बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आईएएस में तो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होता है वो बहुत वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो और ऐसे प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, तो वो बच्चे तो इसको और ध्यान से देखेंगे। तो इस तरीके से संख्या 80 हो गई है। और थोड़ा सा इसको और विस्तार में जाएंगे। भारत में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। ये भी आपका एक फैक्ट है कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं वो कहाँ हैं, तो वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 16 हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है, 10 रामसर स्थल हैं। तो दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। फिर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो विषय है, देखिए आप सभी जानते होंगे कि ये विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। आप लोग सभी कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ बता देंगे तो आप जो है फिर पढ़ेंगे नहीं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बताने से अगर आप सभी पीटी पास कर जाएं तो ऐसा तो होगा नहीं, आपको अपने से भी एफर्ट लगाना होगा। हम लोग की भूमिका जो है वो सहायक की होती है। हम लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, क्वेश्चन की प्रकृति बता देंगे, लेकिन अंततः जूझना तो आप ही को है। तो जब तक जूझिएगा नहीं तब तक जो है वो सफलता मिलेगी नहीं। सफलता का एक निश्चित मापदंड ही यही है कि आप जो है कठिन परिश्रम करिए। और कठिन परिश्रम के तहत ही आप जो है इस चीज को अपने जो भी आप टेक्स्ट बुक जहां से पढ़ रहे हो, जो भी आपका नोट्स हो, वहां से आप इसको अपडेट करिए। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है याद रखिएगा। भारत में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का आयोजन 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर स्थल से किया गया। देखिए, 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ से किया गया? मध्य प्रदेश के सिरपुर से किया गया। तो ये है। और आप लोगों से जो मैंने भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको यहीं से मिल गया, ये 2 फरवरी। और ये इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में कई बार ये 2 फरवरी पूछा गया कि 2 फरवरी जो है वो किससे संबंधित है। तो वो विश्व वेटलैंड दिवस से संबंधित है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, पढ़ते समय आपको ऐसे ही पढ़ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के चीजों को देखनी है। और विश्वास मानिए बहुत समय नहीं लगता है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, 1-2 मिनट थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके गहराई से देख लीजिए, तो होगा क्या कि आपका जो है वो प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर आप सरसरी निगाह में जल्दबाजी करेंगे तो करंट में तो जो है करंट लगना तय होता है। अगर करंट में आपने जल्दबाजी किया तो ऐसा सिल्ली मिस्टेक करके आएंगे, ऐसा सिल्ली मिस्टेक करके आएंगे कि आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि अरे हमसे कैसे गलत हो गया। तो थोड़ा सा बहुत केयरफुल होके पढ़िएगा। देखिए, आइए हमारे 5वें प्रश्न पे। 28 जनवरी 2024 को किसने उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती समारोह 2024 का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभी हाल ही में हीरक जयंती मनाई गई, उसी से ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा
उस आयोजन का उद्घाटन किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, नरेंद्र मोदी, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, उच्चतम न्यायालय का हीरक जयंती या 75वां वर्ष, देखिए हीरक जयंती मतलब अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है कौन? उच्चतम न्यायालय मना रहा है। समारोह 2024 ये कब हुआ है? 28 जनवरी 2024 को। कहाँ? उच्चतम न्यायालय सभागार नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए 6वें प्रश्न पे आइए। जनवरी 2024 में प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। विंग्स इंडिया 2024 के आयोजन की बात हो रही है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है हैदराबाद, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा हैदराबाद। देखिए कब मनाया गया? तो 28 से 21 जनवरी 2024 के मध्य। और कहाँ? तो बेगम पेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में। ये नाम भी याद रखिएगा, बेगम पेट एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है। और किसके द्वारा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नागर विमानन मंत्रालय तथा फिक्की के सहयोग से। मतलब ये इतनी पार्टियां इसमें रही हैं, इनके द्वारा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का एक होमवर्क भी है, आप लोग को बताना है कि इसके जो पिछला जो ये सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। क्योंकि आयोग जो है वो कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान करने के लिए या कुछ तूफानी करने के लिए करता क्या है कि वो पीछे का डाटा भी पूछ लेता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो थोड़ा सा अपने पीछे के डाटा को भी देख लिया करिए। और अब तो जो मैगजीन आती हैं वो इतना उस पर वो लोग काम करके देते हैं, जो भी मैगजीन है, हम किसी का प्रमोशन नहीं, लेकिन सभी मैगजीन कि वो पीछे का डाटा दे देती हैं। तो आप जो है अभी का तो पढ़िए पढ़िए, पिछले को भी ध्यान में रखिए कि पिछला आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हमारा जो 7वां प्रश्न है। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? बताइए। पीएम श्री स्कूलों की बात हो रही है। अब तो देखिए ये तो पता चल गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और योगी जी द्वारा किया गया, उद्घाटन किया गया। आपको बताना है कितने पीएम श्री स्कूलों का किया गया। 425, 535, 715, 928? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, 928, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए शुभारंभ कब किया गया? तो 4 जनवरी 2024। स्थल कहाँ है? लखनऊ। और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और शुभारंभ में स्कूलों की जो संख्या है वो 928 है। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? जल्दी से बताइए। ऋषि सुनक, अब्दुल फतेह अल सीसी, इमैनुअल मैक्रो, जो बाइडेन? और ये प्रश्न तो मुझे विश्वास है कि किसी का गलत नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है इमैनुअल मैक्रो, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए इसमें क्या है कि 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत फ्रांस जो है अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये भी याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट यहाँ से भी दे देगा कि भारत और फ्रांस जो है वो अपनी रणनीतिक भागीदारी का
50वां वर्ष मना रहा है, 40वां वर्ष मना रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 25वां वर्ष मना रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इमैनुअल मैक्रो छठे फ्रांसीसी नेता बन गए हैं जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया। मतलब इमैनुअल मैक्रो छठे ऐसे फ्रांसीसी नेता हैं जिन्होंने मुख्य गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये डेट लिखने की क्या जरूरत है तो ये डेट इसलिए लिख रहे हैं कि यूपी कमीशन ऐसे ही डेट लिखता है, और लिखता ही नहीं, ये सही भी नहीं लिखता है, ये गलत भी लिखता है। तो आपको ये डेट भी ध्यान में रखना होगा पढ़ते समय, जो भी महत्वपूर्ण इवेंट हो रहे हैं वो किस डेट को हुए हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है कौन से जो है वो आपके स्टेटमेंट सही हैं। 1-3 सही है, 2-3 सही है, 1-2 सही है कि सभी सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कमेंट सभी लोग करिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलता ही है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए कब हुआ, तो 11 जनवरी 2024 को, ये डेट याद रखिएगा। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और कहाँ, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। ये चीजें हो गई। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। अब थोड़ा सा इसका जो है वो आंकड़े पे आइए कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 शहरों को रैंकिंग दी गई, और ये 5 शहर ये हैं। इंदौर और सूरत जो हैं वो नंबर 1 पे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नवी मुंबई ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे विशाखापत्तनम, और 5वें नंबर पे कौन सा है, भोपाल। और ये क्रम बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि देखिए पहला तो आप लोगों को याद ही होगा कि इंदौर और सूरत है, लेकिन आयोग क्या करता है कि उससे आगे जा करके पूछ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे इसको तो रटे ही होंगे, तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। और आप लोग भी यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपका जो है वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये चीजें हो गई। 1 लाख शहरों में ये बात हो रही है, आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहर। इसमें सबसे पहला है सासवड़ महाराष्ट्र, फिर दूसरा पाटन गुजरात है, और तीसरा लोनावाला महाराष्ट्र। इसको आप लोग देखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहला राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है, राज्य है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो ये राज्यों की रैंकिंग याद रखिएगा। और 27 राज्यों की इस सूची में, देखिए इसमें जो है 27 राज्य शामिल थे, और इस सूची में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, 9वां स्थान है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण सूची में जो है 12वां स्थान था, 8वां स्थान था। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 9वां स्थान था, जबकि बिहार जो है वो 15वें स्थान पे है। देखिए बिहार के बच्चे भी इसको देखें कि बिहार की जो रैंकिंग है वो 15 नंबर पे बिहार है, और उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो है 9। अब देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर इस प्रकार हैं। सबसे पहले वाराणसी है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे प्रयागराज है, और तीसरे नंबर पे ही उत्तर प्रदेश का बिजनौर है।
तो शीर्ष गंगा अगर शहरों की बात हो तो तीनों उत्तर प्रदेश से हैं, वाराणसी है, प्रयागराज है और फिर बिजनौर है। और इसमें एक और सूचना है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है कि जो शीर्ष 20 शहर है उसमें केवल उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वो भी कौन सा है, नोएडा है। उसकी रैंकिंग कितनी है, वो है 14। तो इसका ध्यान रखिएगा। और फिर चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे अगर देख पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है तो उसे वो है चंडीगढ़। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करिएगा, आप थोड़ा सा विस्तार से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। आप लोग सोचिए कि सर जो है 15 मिनट 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करवा दें जल्दी जल्दी, करवाने को तो हम भी करवा दें, लेकिन क्या उससे आप परीक्षा में कर पाएंगे? क्या वो आपके पीसीएस परीक्षा के लिए लाभदायक होगा? आरओ में आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे जब तक आप इस तरीके से प्रयास नहीं करेंगे, इस लेवल पे जाके करंट नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके पढ़िएगा और विश्वास मानिए कि अगर अब आपने इतना कर लिया है और स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर के अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे जो है उसके डायमेंशंस आप यहाँ खोल के रख दिए हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए एक चीज तो प्रश्न से ही स्पष्ट है कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित जो है पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो राज्य स्तर पर तो जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया। कि अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला गौ अभयारण्य केंद्र प्रायोजित जो है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो जो है उत्तर होगा डी, मुजफ्फरनगर। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला, ये तो हो ही गया। और इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये इसको जो है वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हो रहा है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित जो है वो योजना है। तो ये दो फैक्ट भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी जाइएगा नहीं। देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने पीछे बताया ही है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। और विश्वास मानिए आप लोग जुड़िए, आप लोगों का इससे निश्चित लाभ मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे अपने मुख्य परीक्षा में। देखिए इस तरीके से आपकी कॉपियाँ चेक होती रहेंगी डेली का डेली। ऐसे आप कॉपी भेजेंगे, चेक करके मार्किंग कर दी जाएंगी। और फिर बाद में हाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जरूर जुड़े, क्योंकि परीक्षा से उपयोगी बहुत ही भी जानकारियाँ जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारे जो सेकंड चैनल संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, आप लोग इससे भी जो है वो बने रहिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यहाँ भी आते रहेंगे। तो आप दोनों चैनल से जो है वो अपना बराबर जो है वॉच करते रहिए दोनों चैनल को, और दोनों चैनल से बने रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।